Hello, my dear students. My name is Sunandu, and I welcome you all to your YouTube channel, Imavate Academy. So, we are discussing this chapter, Sound, from class 9 syllabus. पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, हाउ डज साउंड ट्रैवल इन एयर, और हम आगे आज इस लेक्चर 2 को लेके चलेंगे. आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू हैव रिवाइज्ड ऑल द प्रीवियस थिंग्स so that we can continue with this chapter. Previous lecture को अगर नहीं देखे हो, lecture 1 अगर नहीं देखे हो, तो उसका link description box में दिया हुआ है. I would request you to watch that one first and then you proceed with this lecture 2. अभी हम example 2 में देखने वाले हैं how does a wave is formed, how is a wave formed on a surface of water. ओके देखो यहाँ पे बेसिकली हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमें तो साउंड पढ़ना है ना. तो यहाँ पे हम वाटर में वेव क्या क्यों कैसे फॉर्म होता है, व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस. बेसिकली यहाँ पे तुम्हें दो तरीके के वेव्स होते हैं, इससे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड वन इज ट्रांसवर्स वेव. तो बेसिकली अभी तुम्हें ना दो तरीके का वेव्स को समझाने के लिए दो एग्जांपल्स दिया जा रहा है. एक एग्जांपल जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि वो वेव था प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन द एयर. मींस जब साउंड ट्रैवल करता है तो वो ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ अ वेव. वो वेव कैसा था तुमने देखा था, द वेव प्रोपगेट्स इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस. मैंने के लेयर्स होते हैं एयर लेयर्स में, कहीं कंप्रेशन के रेयरफैक्शन. यहाँ देखो जैसे कंप्रेशन हुआ, फिर यहाँ पे रेयरफैक्शन हुआ. तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस के फॉर्म में ये वेव आगे बढ़ता है एंड दिस इज वन टाइप ऑफ वेव. एक दूसरा टाइप का वेव होता है जो साउंड वेव नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे वेव्स होते हैं विच आर नॉट साउंड वेव्स बट अदर वेव्स जो इस तरह से नहीं प्रोपगेट करते. तो वो उन वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, और ये वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव. फिर मैं दोनों को पढ़ाने के बाद दोनों का कंपैरिजन करूंगा, तुम देखोगे बहुत इजी है समझना कि दोनों वेव्स का जो नेचर है बिल्कुल अलग है. सो व्हाट यू सी ओवर हियर, हियर बेसिकली द वेव्स और रिपल्स व्हिच आर फॉर्म्ड on the surface of water on dropping a piece of stone in it is shown. ये बहुत इजी है, इसको इमेजिन करो कि कहीं पे शांत पानी है, water is still and you have dropped a stone into the water. तुम अगर ऊपर से देखोगे तुम्हें इस तरह से रिपल्स दिखेंगे, गोल 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 रिपल्स. ये फैलता जाएगा धीरे धीरे, ये रिपल्स स्प्रेड आउट करते जाते हैं ना, ऐसे रिपल्स स्प्रेड आउट करते जाते हैं, गोल गोल रिपल्स पानी में देखोगे अगर ऊपर से देखते हो. वही बनाया गया है. इट हैज बीन शोन ओवर हियर. दिस इज द पीस ऑफ स्टोन and these are the ripples that ripples are basically circles. Okay, now basically each of the ripples they propagate in this manner. पानी क्या होता है ना, अगर साइडवेज से इसको एनालाइज किया जाए तो वाटर का इस तरह से वेव बनता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एंड द वेव इज प्रोपगेटिंग इन दिस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है. लेकिन ये हर एक वेव ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए लाइक जैसे फॉर्मेशन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रो बोलते हैं. तो बाय फॉर्मेशन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट करता हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है. तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने क्या बताया कि पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है. अगर ये पार्टिकल है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये ऊपर और नीचे फिर ऊपर और नीचे इस तरह से ये वाइब्रेट कर रहा है ऊपर नीचे, लेकिन ये स्प्रेड आउट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. मींस इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज दिस. ध्यान से देखो, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मींस दिस लाइन एंड द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. क्या इस तरह का ही हुआ था यहां पर भी, पिछले वाले वेव में भी? नहीं. पिछले वाले जो वेव हुआ था वहां पर जो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल था वो ऊपर नीचे नहीं था, वो था ऐसे और ऐसे, आगे पीछे आगे पीछे. द पार्टिकल वॉज वाइब्रेटिंग आगे एंड पीछे इस तरह से, and due to which the compression and rarefactions region were formed. एयर मॉलिक्यूल्स, कोई एक पर्टिकुलर एयर मॉलिक्यूल्स कभी आगे जा रहा है फिर कभी पीछे आ रहा है, फिर कभी आगे फिर पीछे. और जब वो आगे जा रहा है तो अपने सामने वाले एयर मॉलिक्यूल को धक्का दिया, अपना एनर्जी उसको ट्रांसफर किया, फिर ये अपने आगे वाले को ट्रांसफर किया. दैट मीन्स द वाइब्रेशन इज आगे पीछे एंड इन दिस वे इट इज प्रोपगेटिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो देखा जाए तो
ये आगे पीछे वाइब्रेट हो रहा है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी आगे है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, वो जब आगे की तरफ जा रहा है तो 0 डिग्री है, पीछे की तरफ जब वाइब्रेट किया तो 180 डिग्रीज है। इस तरह के वाइब्रेशन को, वेव फॉर्म को, जहां पर द एंगल बिटवीन the direction of propagation and the vibration of the medium particle is either 0 डिग्री और 180 डिग्री, इस तरह के वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो मैंने ये एक्सप्लेन किया था, that sound waves travels in air in the form of longitudinal waves because in this wave the particles of the medium vibrate about their mean positions in the direction of प्रोपगेशन ऑफ द साउंड। इन द डायरेक्शन का मतलब है कि आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री है, जिस लाइन में प्रोपगेशन हो रहा है उसी लाइन में वाइब्रेशन भी हो रहा है, सेम लाइन पर, मींस इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द साउंड एंड सच अ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो कि साउंड वेव इन एयर है। हालांकि यहां पर तुमने जो देखा, जो वेव बना, ये हर एक वाटर मॉलिक्यूल ऊपर नीचे वाइब्रेट करता हुआ स्प्रेड आउट हो रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो द डायरेक्शन, यू नो, और यहाँ पे तुम ये देख भी सकते हो, यहाँ पे बोला गया है कि इफ यू थ्रो अ कॉर्क, कोई अगर ऑब्जेक्ट, हल्का सा ऑब्जेक्ट है, कॉर्क या पेपर का, जो फ्लोट करेगा, वुड का पीस, तो इट मूव्स अप एंड डाउन। इसी से पता चलता है कि वाटर का मूवमेंट अप डाउन हो रहा है। और अप डाउन होते हुए कॉर्क पहले यहां पे था, या वुड वुड का पीस यहां पे था, वही वुड का पीस धीरे धीरे इधर चला गया। मतलब मूवमेंट तो उसका हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट करता हुआ गया। तो ये इसी से पता चलता है वेरी क्लियर कि ये जो वेव है, ये वेव कैसा है, ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव है, यही चीज लिखा हुआ है, द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजिशंस, लेकिन along the direction of propagation नहीं, in a direction perpendicular 90 degree, perpendicular to the direction of propagation of the wave is called transverse wave। ट्रांसवर्स वेव में कभी भी रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन नहीं होता है, उसमें क्या होता है, क्रेस्ट एंड ट्रो बनता है। ट्रांसवर्स वेव इज कंपोज्ड ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रो। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे सबसे पहले तो ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, the wave in which the particles of medium vibrate about their mean positions in a direction perpendicular to the direction of propagation of the wave। ठीक है, इजी। यहाँ पे क्या है, द ट्रांसवर्स वेव इज कंपोज्ड ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रो। यहाँ पे क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर कंपोज्ड ऑफ compression and rarefaction। here is the definition of longitudinal wave। ये डेफिनेशन हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव का। और कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन वहां होता है, यहाँ पे क्रेस्ट एंड ट्रो बनता है। द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्रेस्ट, यानी अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी ये हो गया क्रेस्ट। और नीचे वाला पोजीशन ऑफ, देखो, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ट्रो। अगर मैं इस तरह से वेव बनाऊं, तो ऊपर वाले को बोलूंगा क्रेस्ट, नीचे वाले को पोजीशन ऑफ द लोअर मोस्ट डाउनवर्ड, मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलूंगा ट्रफ। ओके, तो यहां पे हो गया क्रेस्ट एंड ट्रफ का डेफिनेशन, क्रेस्ट का, ये ट्रफ का। The transverse wave can only be produced in solids and on the surface of liquids। They cannot be produced inside liquids and in gases। surface of liquids पर बन सकता है, जैसे अभी हमने देखा, लेकिन इनसाइड लिक्विड नहीं, और गैसेस में भी नहीं। गैसेस में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इनसाइड लिक्विड्स आल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, ये हो गया सरफेस, इन लिक्विड्स में होगा, सॉलिड्स में भी होगा। हो गया। लेट अस नाउ मूव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सी व्हाट इज इट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। पहले वेव क्या है, वेव इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। How is a wave produced? Wave is produced by the periodic disturbance at a point in a medium। कहीं मीडियम है, मीडियम कैन बी एयर, वाटर, उस मीडियम में कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट में एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस हो रहा है। ऐसा डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस मींस उसमें चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ उसके मोशन उसके मोशन में चेंज आ रहा है। हो सकता है वो आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, ऑक्सीलेशन हो रहा है, या ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऊपर नीचे का ऑक्सीलेशन भी हो सकता है। मतलब उसके डिस्टर्बेंस है उसमें, और वो डिस्टर्बेंस पेरियोडिक डिस्टर्बेंस है। पेरियोडिक मींस रेगुलर इंटरवल में वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो वैसा कभी अगर हो रहा है कोई पार्टिकल ऑफ अ मीडियम में, अगर ऐसा हो रहा है, या कोई पॉइंट इन अ मीडियम में ऐसा हो रहा है, पेरियोडिक डिस्टर्बेंस हो रहा है, सो दैट गिव्स राइज टू अ वेव।
अब वेव प्रोपगेट करेगा, आगे प्रोपगेट करता है, ये डिस्टर्बेंस आगे भी प्रोपगेट करेगा, वहीं पे वो सीमित नहीं होता है, द डिस्टर्बेंस इज नॉट लिमिटेड इन अप टू दैट एरिया, because if this is in the state of disturbance, the neighboring particle will also come in the state of disturbance, because ये अगर आगे पीछे या ऊपर नीचे भी वाइब्रेट करेगा, वो अपना एनर्जी अपने नेबरिंग वाले को ट्रांसमिट करेगा, एंड द नेबरिंग पार्टिकल आल्सो कम्स इन द स्टेट ऑफ disturbance, means come in the state of motion, and that is what we say that वो propagate कर रहा है, आगे wave बढ़ रहा है. So due to propagation of wave in a medium, the particles of medium vibrate about their mean positions without leaving their positions. Without leaving their positions means वो अपने जगह पर ही है और थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे वाइब्रेट कर, अल्टीमेटली उसको अपने जगह पर ही आना पड़ रहा है, बस वो आगे पीछे करके वो बैक टू इट्स ओन प्लेस वो आ जा रहा है हर बार. सो वो अपनी जगह को नहीं छोड़ रहा है without leaving its position, and energy is transferred with a constant speed, क्योंकि पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है इसलिए स्पीड कांस्टेंट है. एनर्जी ट्रांसफर का जो स्पीड है, द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी जा रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द मीडियम टू द अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर. यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स के बीच में मान लो काफी सारे पार्टिकल्स हैं, ये इसको अपना एनर्जी ट्रांसमिट किया, फिर ये इसको 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 करते करते द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस टू द लास्ट पार्टिकल, and this transfer of energy takes place from one particle to another particle at a constant speed. ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टिकल से किसी दूसरे नेबरिंग पार्टिकल में स्पीड ट्रांसफर होने में ज्यादा समय लगा, दूसरे फिर तीसरे में जाने में कम समय लगा, नहीं, द स्पीड रिमेन्स सेम थ्रू आउट, द स्पीड एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. किसका स्पीड? पार्टिकल्स का मूवमेंट का स्पीड नहीं, पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर रहा है, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा है, वो अपने जगह पर ही वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेशन भी पीरियोडिक तो है ही, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इसी वाइब्रेशन की वजह से, वो एनर्जी ट्रांसमिशन का स्पीड कांस्टेंट है. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद व्हाट यू आर राइटिंग. ओके चिल्ड्रन, सो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वेव मोशन के, वेरी इंपॉर्टेंट. एक फर्स्ट पॉइंट कह रहा है वेव प्रोड्यूस कैसे हुआ, दूसरा कहता है कि वो वेव जो प्रोड्यूस हुआ वो प्रोपगेट कैसे करेगा, ऐसे करेगा, कैसे करेगा, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करने से करेगा. लेकिन कैसे वाइब्रेशन करते हैं, द पार्टिकल्स डोंट लीव देयर पोजीशंस, दे जस्ट वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशंस, एंड देन दिस इज हाउ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, बट विद अ कांस्टेंट स्पीड, लिखना जरूरी है, फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द मीडियम टू द अनदर प्लेस. Simple to understand. So if asked two characteristics of wave motion, you would be writing these two. First point, how is a wave produced? Second point, how is a wave or how does a wave propagate? ये दो पॉइंट्स है इसके आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर. पहला क्वेश्चन क्या है इसका, फर्स्ट पॉइंट का क्वेश्चन क्या होगा, हाउ इज अ वेव प्रोड्यूस्ड. सेकंड पॉइंट का है क्या, हाउ डज अ वेव प्रोपगेट इन अ मीडियम. ठीक है, इन्हीं का आंसर है ये दो पॉइंट्स. सेकंड या सेकंड नहीं, नेक्स्ट टॉपिक, हर बार सेकंड क्यों बोलता हूं, नेक्स्ट टॉपिक इज सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है हमारे पास, देख लो इतने सारे डेरिवेशंस, मजा आएगा. एम्पलीट्यूड, व्हेन, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हेन अ वेव पासेस थ्रू अ मीडियम, the maximum displacement of the particle of a medium on either side of its mean position is called amplitude. बहुत ही सिंपल सा बात है, मेरे पास एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है आगे और पीछे, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो आगे गया, वो है एम्पलीट्यूड. पीछे भी उतना ही डिस्टेंस से आएगा, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, ये आइडियल सिचुएशन की, तो वो जितना डिस्टेंस आगे गया उतना ही डिस्टेंस वो पीछे भी आएगा. दिस इज नोन एज मीन पोजीशन, दिस इज नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज द अनदर एक्सट्रीम पोजीशन. तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज नोन एज एम्पलीट्यूड. वेरी सिंपल, नॉट अ बिग डील, बहुत ही सिंपल है. आगे क्या लिखा हुआ है, इसका लेटर जिससे हम डिनोट करते हैं ए होता है, एंड ऐसा यूनिट मीटर होगा, क्योंकि है क्या, वो डिस्प्लेसमेंट ही है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, तो भाई एम्पलीट्यूड का भी मीटर होगा. टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल ऑफ मीडियम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन. एक ऑक्सीलेशन या एक वाइब्रेशन करने में उसको जितना टाइम लगा, दैट मींस इट इज नथिंग बट टाइम, सो इसका यूनिट सेकंड होगा, डिनोटेड बाय लेटर टी. एक ऑक्सीलेशन करने में, वन ऑक्सीलेशन करने में उसको कितना टाइम लगा, दैट इज इट्स टाइम पीरियड.
So one oscillation means what? If I consider this particle, say it is at A, mean position, ये यहां से आगे गया B में, B से फिर वापस आएगा A में, लेकिन ड्यू टू इट्स इनर्शिया इट विल गो टू द अनदर एक्सट्रीम पोजीशन आल्सो, सपोज दैट इज C में गया, फिर C से बैक टू A, फिर A से B जाएगा नेक्स्ट ऑक्सीलेशन में. दिस इज वन ऑक्सीलेशन. A से B, B से A से C से A. That means one oscillation contains four paths, four equal paths या parts बोल सकते हो. चार रास्ते, इक्वल रास्ते, A से B एक रास्ता, B से A पीछे वापस B से A, दिस इज सेकेंड पाथ. थर्ड इज इसी A में आ गया, अब A से C जाएगा थर्ड, फिर C से A, फोर. तो चार रास्ते अगर नहीं हुए तो वन ऑक्सीलेशन हुआ नहीं. Now it is not necessary that you start with A only. Suppose the particle is at one of the extreme positions, वो C में है, तो C से अब मीन में गया, A में गया, फिर A से वो आगे बढ़ गया B में, फिर B से वो A पर आया, और A से फिर C पर आया. ऐसे भी सोचा जा सकता है, C से A, A से B, B से A, A से C. तो चार रास्ते हुए, C से A एक रास्ता, A से B दो, B से A थ्री, एंड A से C फोर. सो फोर इक्वल पाथ्स. दिस इज वन ऑक्सीलेशन. जहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ वहां वापस आने का, लेकिन चार रास्तों को कवर करके मेक्स वन ऑक्सीलेशन. तो ये करने में, एक ऑक्सीलेशन करने में उसको जितना टाइम लगा, वो टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दैट पार्टिकल. टाइम पीरियड. अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय द पार्टिकल ऑफ मीडियम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. एक सेकेंड में वो कितना वाइब्रेशन किया, कितना वाइब्रेशन किया, दैट इज फ्रीक्वेंसी. मान लो कि ये पार्टिकल एक सेकेंड में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन किया एक सेकेंड के ड्यूरेशन में. तो जितना वाइब्रेट, मान लो कि 100 बार वाइब्रेट कर गया, 100 वाइब्रेशन हो गया, ऐसे 100 वाइब्रेशन कर गया 1 सेकेंड में, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 100 हर्ट्ज. मींस 100 टाइम्स इट हैज 100 ऑक्सीलेशंस इट हैज मेड इन 1 सेकेंड. सो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे 100 हर्ट्ज. हर्ट्ज इज नथिंग बट ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड. 100 ऑक्सीलेशंस उसने किया, तो 100 ऑक्सीलेशंस या 100 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. अगर बहुत धीरे धीरे एक कर रहा है, टंग 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 टंग, एक सेकंड में मान लो दो ही ऑक्सीलेशन किया, बहुत स्लो कर रहा है, तो 2 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी हो गया 2 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस मेड इन 1 सेकेंड. टाइम पीरियड मतलब द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन. सुनने में पता चल रहा है दोनों एक दूसरे का उल्टा है. टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन. फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस मेड इन 1 सेकेंड. वेरी क्लियर कि एक दूसरे का उल्टा है. टाइम पीरियड टाइम है एक ऑक्सीलेशन करने का, फ्रीक्वेंसी टाइम नहीं है. फ्रीक्वेंसी है एक सेकेंड में कितना ऑक्सीलेशन किया. फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम. टाइम पीरियड उल्टा भी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज इनवर्स. इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. दोनों सेम इक्वेशन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे. जो इधर देखो लिखा हुआ है, एफ इज 1/t. तो इट इज डिनोटेड, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं, एन से भी कर सकते हैं, या म्यू बोल के एक लेटर है. दिस इज नॉट वी, दिस इज म्यू, नॉट म्यू, न्यू. न्यू इसे डिनोट करते हैं. ओके, हायर क्लासेस में देखोगे न्यू सिंबल का यूज हुआ है, वैसे नाइन्थ में एफ से डिनोट करते हैं. फ्रीक्वेंसी एफ, टाइम पीरियड टी. इसका इक्वेशन ये हो गया है. पूछेगा एग्जाम में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ये वाला आपको लिखना है. सिंपल सा है. एसआई यूनिट हर्ज होता है फ्रीक्वेंसी का, सबका एसआई यूनिट रट लेना. एम्पलीट्यूड का मीटर, फ्रीक्वेंसी का हर्ज, टाइम पीरियड का टाइम. ठीक है. यहाँ देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इट्स सोर्स. जहां से वो निकल रहा है वो वेव, उसके सोर्स का जो वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव डिपेंड्स ऑन दैट. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोर्स. It does not depend on the amplitude of vibration or on the nature of medium in which the wave propagates. The frequency of the wave does not depend on amplitude. याद रखना, frequency amplitude पे depend नहीं करता है. ये डिपेंड, इस पर डिपेंड नहीं करता है कि वो कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया मीन पोजीशन से. वो डिपेंड करता है उसके सोर्स के वाइब्रेशंस के ऊपर. सोर्स का जो जिस वाइब्रेशन से सोर्स वाइब्रेट, जिस फ्रीक्वेंसी से सोर्स वाइब्रेट कर रहा है, वही फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव होता है.
इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोर्स। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तुम लोग जरूर इनको, या मैं ब्रैकेट कर दे रहा हूँ, इनको लिखना इन सब डेफिनेशंस को, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ इज द नेक्स्ट टर्म। वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड वेवलेंथ। चलो समझते हैं इसको। मान लो कोई पार्टिकल है, इसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स। मतलब क्या टाइम पीरियड? अभी मैंने बताया था, टाइम पीरियड मतलब द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, दैट इज टाइम पीरियड। मान लो कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल को एक ऑक्सीलेशन करने में 2 सेकेंड लग रहा है, बहुत स्लो है, मान लो धीरे धीरे जा रहा है, टू टू टू, बहुत धीरे, ए से बी, फिर स्लोली, लेकिन सेम स्पीड से जा रहा है। तो क्या होगा यहां पर? बहुत स्लोली जाएगा तो क्या होगा? number of oscillations made in 1 second would be less. I mean, the time taken to complete one oscillation would be less, would be more. The time taken to complete one oscillation would be more, क्योंकि बहुत स्लो कर रहा है, तो एक ऑक्सीलेशन करने में इसको बहुत ज्यादा समय लगेगा। स्लोली जा रहा है, ए से बी, फिर बी से ए, मरते मरते ए से सी, सी से ए, तो बहुत स्लो जा रहा है, तो एक ऑक्सीजन करने में उसको समय ज्यादा लगा। तो मान लो कि 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड काफी ज्यादा समय है, क्योंकि फास्ट ऑक्सीडेशन करता है जनरली। गिटार के स्ट्रिंग को तुम स्ट्रम कर दो, ट्र ऐसे वाइब्रेट करेगा, कितना फास्ट करता है। टाइम पीरियड बहुत कम है, एक ऑक्सीडेशन उसको फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में कर रहा है, 0.0000001 सेकेंड में। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ समझाने के लिए, चलो बहुत स्लो ऑक्सीलेशन कर रहा है, स्लोली ए से बी, बी से ए से, एक ऑक्सीलेशन करने में इसको 2 सेकंड लग रहा है मान लो, टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। अब नेक्स्ट वाला पार्टिकल इसके पास है, नेबरिंग पार्टिकल्स होगा ना, या पार्टिकल अकेला तो नहीं है ना मीडियम में, यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल है, कोई भी मीडियम हो सकता है, इट कैन बी एयर। ये वाइब्रेट कर रहा है स्लोली, 2 सेकंड लग रहा है इसको एक ऑक्सीडेशन करने में। जैसे ही आगे पीछे करके स्लोली ऑक्सीडेट किया, ये अपना एनर्जी नेक्स्ट वाले को ट्रांसमिट किया, सपोज इसका नाम दे देता हूँ, बी में ट्रांसमिट किया, फिर भी फिर ये बी भी उसी तरह से अपना ऑक्सीलेशन स्टार्ट किया, स्लोली स्लोली, सेम उसका भी टाइम पीरियड होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने देखा है, पढ़ा है आगे कि एनर्जी ट्रांसमिशन कांस्टेंट स्पीड से होता है, तो किसी का भी टाइम पीरियड किसी भी पार्टिकल का चेंज नहीं होगा। अब बी ने सी को अपना एनर्जी ट्रांसमिट किया, सिमिलरली डी को, तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ते, एनर्जी जो ए के पास था वो अभी मान लो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम डी के पास चला गया, फिर आगे भी ई है, एफ है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब वेवलेंथ को समझते हैं, तो टाइम पीरियड ऑफ एनी पार्टिकल इज 2 सेकेंड्स, वी हैव अज्यूम्ड, मान लो एक ऑक्सीलेशन करने में 2 सेकेंड लग रहा है किसी पार्टिकल को, तो इस टाइम पीरियड में किसी भी पॉइंट का एनर्जी अभी किस पॉइंट के पास है, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज वेव लेंथ ऑफ द वेव। तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है, तो 2 सेकेंड्स में एनर्जी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए का एनर्जी मान लो एक्स जूल्स था, और अभी 2 सेकेंड्स बाद देखा गया कि वो एनर्जी ट्रांसमिट होते 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 वो एनर्जी डी के पास है, एक्स जूल्स। या फिर ये वाइब्रेशन ए का, जो ए ने जब वाइब्रेशन स्टार्ट किया, बाकी सारे तो रेस्ट में था, ए ने अपना वाइब्रेशन बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, तो वो वाइब्रेशन 2 सेकेंड बाद किस पार्टिकल तक पहुंचा, वैसे सोचा जा सकता है, सेम ही है। देख मान लो कि डी तक पहुंचा, तो ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का मतलब द लेंथ ऑफ द वेव, दिस इज द लेंथ ऑफ द वेव, द लेंथ ऑफ द वेव या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, ऐसे बोला जा सकता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड। जैसे यहाँ पे 2 सेकेंड लिया था, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि 2 सेकेंड में उसको उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एनर्जी कहां तक पहुंचा या वाइब्रेशन कहां तक पहुंचा, कितने डिस्टेंस तक पहुंचा 2 सेकेंड्स में। अगर टाइम पीरियड कोई और टाइम होता तो हम बोलते, मान लो 3 सेकेंड्स होता, तो 3 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ था, तब इस वेव का जो भी डिस्टेंस होता है 3 सेकेंड्स में, वो होता वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का डेफिनेशन है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड मींस
This 2 second is one time period in this case. This is known as wavelength and it is denoted by letter lambda. इसको lambda बोलते हैं, lambda, LAMBDA. एंड डेफिनेटली ये एक डिस्टेंस है तो इसका यूनिट मीटर होना चाहिए, ऐसा यूनिट मीटर होना चाहिए. देखो वही लिखा हुआ है, लैम्डा यूनिट मीटर. इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच द वेव ट्रेवल्स. मीडियम पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, हर एक मीडियम पार्टिकल्स का अलग अलग टाइम पीरियड हो सकता है, इसीलिए वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है. अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम वेवलेंथ किसको बोलेंगे और ट्रांसवर्स वेव में हम वेवलेंथ किसको बोलेंगे. देखो जब भी हम वेव लेंथ ऐसे बनाए, आई मीन वेव को ऐसे बनाए, एक कंप्रेशन रीजन मान लो बना दिया, फिर हमारा धीरे धीरे यहाँ पे रेयरफैक्शन रीजन आएगा, फिर एक कंप्रेशन रीजन आएगा, फिर आगे नॉर्मल, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन. ठीक है, ये डिस्टेंस सेम होगा, मैंने थोड़ा मेरा गैप ज्यादा हो गया है, ये दोनों डिस्टेंस सेम होना चाहिए. मैं फ्री हैंड बना रहा हूं तो मुझे इसको थोड़ा सा इरेज कर दें. 1 मिनट, इतना इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं सारे. मोटा मोटी अब इक्वल लग रहा है, तो ये डिस्टेंस ये सेम है. तो यू सी दिस इज अ कंप्रेशन रीजन, कंप्रेशन रीजन, कंप्रेशन रीजन. यहाँ पे मान लो रेयरफैक्शन है, रेयरफैक्शन रीजन. तो बोला जा रहा है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन रीजन के बीच का डिस्टेंस या रेयरफैक्शन रीजन के बीच का डिस्टेंस होता है 1 वेवलेंथ. यानी या तो तुम C से C, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच क्या डिस्टेंस है, दैट इज वेवलेंथ. या तो R से R, दो कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस के बीच में क्या डिस्टेंस है, सेम ही होगा, दैट इज वेवलेंथ. इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वेरी सिंपल, फिगर दिया हुआ है तो मैं ऐसे कर सकते हैं. कई बार न्यूमेरिकल्स में तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि वेवलेंथ ऑफ द वेव इज दिस, वो बोलेगा द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन इज दिस, टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन इज दिस. उसी से हमें पता चल जाता है कि वेवलेंथ ऑफ द वेव ये है. ट्रांसवर्स, अगर हम इस तरह से क्रेस्ट एंड ट्रो बनाया हुआ हमारा वेव है, तो यहां पे बोला जा रहा है कि दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ हम बोलते हैं, वो वेवलेंथ ही है. या फिर टू कंसेक्यूटिव, कोई भी दो, जरूरी नहीं कि फर्स्ट टू, यहां पे भी ले सकते हो, इन दोनों को सेम ही होगा, दिस इज वेवलेंथ. या फिर इन ये भी वेवलेंथ, टू कंसेक्यूटिव, लेकिन कंसेक्यूटिव होना चाहिए लगातार. टू कंसेक्यूटिव वेव, कंसेक्यूटिव ट्रो या क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ. ये स्क्रीन बंद क्यों हो गया, जस्ट अ मिनट, खोल देता हूँ. हाँ चलो, यहां पर जब हम बात करेंगे हम इसे ट्रो में भी देख सकते हैं, दो कंसेक्यूटिव ट्रो, इनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज ऑल्सो वेवलेंथ. तो यही चीज लिखा हुआ है इधर चिल्ड्रन, देखो बुक में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. In a longitudinal wave, the distance between two consecutive compressions or between two consecutive rarefactions is equal to 1 wavelength. While in a transverse wave, the distance between two consecutive crests or two consecutive troughs is equal to 1 wavelength. याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रो के बीच का डिस्टेंस को वेवलेंथ बोल सकते हैं. लॉन्गिट्यूडनल में दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या कोई भी दो कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोल सकते हैं. The last definition which is here is wave velocity. ये नाम से पता चल रहा है, वेव का वेलोसिटी मींस वेव का स्पीड, वेव का वेलोसिटी. वेलोसिटी से अगर हम डायरेक्शन को कॉन्सेप्ट हटा दें तो वो स्पीड ही है. वेव मतलब जो डिस्टर्बेंस है वो किस तरह प्रोपेगेट कर रहा है, किस स्पीड से प्रोपेगेट कर रहा है, उसे हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी. यानी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, है ना, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी. डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, अगर हम ऐसा यूनिट में बात करें तो पर सेकेंड बोलेंगे, और कोई भी यूनिट में बात करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी या फिर वेव स्पीड.
It is actually the speed in which the energy is transferred from one place to the another place in wave, by wave motion. क्योंकि एक्चुअली वेव प्रोपगेट कर रहा है कि मतलब क्या, कोई पार्टिकल तो अपनी जगह से नहीं ना हिल रहा है, पार्टिकल इज जस्ट वाइब्रेटिंग एट इट्स ओन प्लेस. तो कोई भी अगर हम बोल रहे हैं डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, मतलब कोई मूव किया तो ही ना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ. क्या मूव किया आगे, वो मूव है किया एनर्जी मूव किया. मैं बार बार ये फिगर भी बना रहा हूँ कि एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, वो अपना एनर्जी को ट्रांसफर ट्रांसफर कर रहा है, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एनर्जी बोला जा सकता है. नो पार्टिकल इज एक्चुअली ट्रैवलिंग इन डिस्टेंस. इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि वेव वेलोसिटी का डिफरेंस में it is the speed at which the energy is transferred from one point to the another place. It is not, देखो ध्यान से, it is not the velocity of an individual particle, because no particle is actually moving from one point to another point, because they are only just vibrating about their mean position. So it is not the velocity of an individual particle vibrating about the mean position. It is the speed of the energy, जिस स्पीड से एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है. ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल वी. एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये स्पीड या वेलोसिटी है तो यूनिट इसका मीटर पर सेकंड ही होगा. ऑल राइट, इट मे बी नोटेड दैट वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम. इट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम. आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे. इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम पर इसका एक इक्वेशन भी है. इट डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम. देखो यहाँ पे वो इक्वेशन लिखा हुआ है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम पर भी डिपेंड करता है एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है. डेंसिटी इज रो, डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज रो एंड इलास्टिसिटी इज कैपिटल ई. इक्वेशन तुमको याद रखना है. अभी हम आगे जब हम वहां जाएंगे वी विल डिस्कस. बेसिकली यू हैव टू नो दैट वेव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड ऑल्सो डेंसिटी ऑफ द मीडियम. It changes when the wave passes from one medium to another. Wave velocity एक particular medium के लिए constant होता है, क्योंकि उस एक medium का density और elasticity constant होता है. जब हम वो wave एक medium से दूसरे medium में जा रहा है, तो elasticity and density of the medium would change, and hence the wave velocity will also change. So in today's lecture, आज हम लोग यहीं तक करते हैं. What we have seen, these things, important definitions, and we have studied about transverse wave, characteristics of wave motion. These are the things that we have done today. We will continue with this chapter in the next lecture. Thank you for watching. God bless you. Study well, everyone.